हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। देखें, आशा करती हूँ कि आप सब अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे छायावाद। आपके द्विवेदी काल कंप्लीट हो गया है और आज अपन पढ़ेंगे छायावाद की भूमिका। सबसे पहले आता है छायावाद की भूमिका में कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था और उन्होंने श्री शारदा पत्रिका या शारदा पत्रिका के अंदर छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को जो है छायावाद का प्रवर्तक माना, जबकि सर्वमान्य रूप से आपके छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। सर्वमान्य रूप से आपके जयशंकर प्रसाद है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना छायावाद का प्रवर्तक। तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को इसका प्रवर्तक माना। और करते हैं बात, तो टाइम की बात करते हैं, तो आपके छायावाद का जो टाइम है 1918 से 1936 ईस्वी। क्या टाइम है? 1918 से 1936 ईस्वी। और छायावाद की पत्रिका की बात करते हैं तो छायावाद की पहली जो पत्रिका है वो है इंदु पत्रिका है, जिसका प्रकाशित या संपादन जयशंकर प्रसाद ने किया था। 1909 ईस्वी में किया था। कहाँ से किया? तो काशी के अंदर से किया था। तो आपकी छायावाद की पहली पत्रिका हो गई। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? छायावाद के प्रवर्तक हो गए। और इसके अलावा जो है छायावाद का प्रारंभिक रूप में किसमें देखने को मिला? छायावाद का परिष्कृत रूप किसमें देखने को मिला? और छायावाद की अंतिम रचना कौन सी है? और किस कवि ने छायावाद को क्या नाम दिया? और छायावाद की जो मूल प्रवृत्तियां हैं या फिर छायावाद की विशेषता हैं वो अपन छायावाद की भूमिका के अंदर देखेंगे। तो आपकी आज जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, तो फटाफट से जुड़ जाइए आप सभी और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। देखिए, सबसे पहले टाइम की बात करते हैं तो आपके टाइम हो जाएगा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। ये आपके छायावाद का टाइम है। इम्पोर्टेंट बन जाता है छायावाद का टाइम देकर आपके एक तरफ काल दे देंगे, एक तरफ टाइम दे देंगे और मिलान के लिए आपके क्वेश्चन दे देंगे। तो 1918 से 36 ईस्वी का टाइम है। और एक बात आती है कि जो छायावाद का जो सबसे उज्जवल पक्ष है वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो उज्जवल पक्ष है या जो सबसे उज्जवल जो पक्ष है इसमें है मानवतावाद। और इसके अलावा इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके अंदर जो है महिला को या नारी को जो सम्मान जो प्रतिष्ठा इस काल के अंदर दी है वो किसी भी काल के अंदर इतना सम्मान इतनी प्रतिष्ठा नारी को नहीं दी गई है। तो ये एक और इनकी महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है इस काल की कि इसका जो सबसे ज़्यादा उज्ज्वल पक्ष है वो आपके मानवतावाद हो जाएगा। और इसके अलावा इस काल के अंदर नारी को सबसे ज़्यादा सम्मान और प्रतिष्ठा दी गई है जो कि किसी काल के अंदर नहीं दी गई है। ये आपके छायावाद की और महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि छायावाद इसके जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक आपके आ जाएंगे जयशंकर प्रसाद। कौन आ जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। और शुक्ल ने किसे माना? तो शुक्ल ने माना मुकुटधर पांडे को। किसको माना? मुकुटधर शुक्ल ने प्रवर्तक किसको माना? शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को प्रवर्तक छायावाद का प्रवर्तक माना ना। और इसके अलावा आपके जो छायावाद है उसको खड़ी बोली का स्वर्ण काल कहा गया। क्या कहा गया? खड़ी बोली का स्वर्ण काल। किस काल को कहा गया? तो आपके छायावाद काल को कहा गया। इसकी जो एक एक लाइन है वो एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण काल कहा गया। क्या कहा गया? छायावाद को छायावाद काल को किसका स्वर्ण काल कहा गया? देखो, खड़ी बोली का प्रयोग भारतेंदु काल में भी हुआ, द्विवेदी काल में भी हुआ, लेकिन खड़ी बोली का जो स्वर्ण काल है वो आपके छायावाद को कहा गया। तो खड़ी बोली का क्या कहा? स्वर्ण काल कहा गया।
तो छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण काल कहा गया। और इसके अलावा छायावाद का सबसे उज्जवल पक्ष, छायावाद का सबसे उज्जवल पक्ष कौन सा हो जाएगा? मानवतावाद। यह आपके छायावाद का सबसे उज्जवल पक्ष हो जाएगा। और इसके अलावा छायावाद काल में नारी को जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी गई, वह नारी को जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी गई वह किसी काल में नहीं दी गई है, जो अन्य किसी काल में नहीं दी गई। छायावाद काल में नारी को जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी गई वो अन्य किसी काल में नहीं दी गई। और इसके अलावा शुक्ल ने इसको प्रवर्तक हो गए। और अब बात आती है कि इस काल की जो प्रमुख पत्रिका है, प्रमुख पत्रिका, इस काल की प्रमुख पत्रिका, तो इस काल की जो है प्रमुख पत्रिका कौन सी हो जाएगी? इस काल की प्रमुख पत्रिका है आपके इंदु। क्या है? इंदु, जो 1909 में काशी से जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित की है। जयशंकर प्रसाद ने संपादन किया ना। देखिए, इस काल की प्रमुख पत्रिका है जिसका टाइम है 1909 ईस्वी है। और इंदु इस काल की प्रमुख पत्रिका 1909 इसका टाइम है और काशी से प्रकाशित करवाई गई थी। और जयशंकर प्रसाद ने इसका संपादन किया या इसको प्रकाशित करवाया। इसके बाद आता है कि छायावाद का प्रारंभिक रूप किसमें देखने को मिलता है? तो छायावाद का जो प्रारंभिक रूप है वो झरना रचना है जयशंकर प्रसाद की, जिसका टाइम है 1918 ईस्वी। तो झरना, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना रचना के अंदर छायावाद का प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है। ये आपके क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको हर एक लाइन को इम्पोर्टेंट लगाना है छायावाद की भूमिका की। तो लिख लीजिए, छायावाद का प्रारंभिक रूप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सी है? झरना, जिसका टाइम क्या है 1918 ईस्वी में देखने को मिलता है ना। किसमें देखने को मिलता है? आप क्या क्वेश्चन बन जाएगा, छायावाद का प्रारंभिक रूप किसमें देखने को मिलता है? तो छायावाद का प्रारंभिक रूप आपके जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किसमें मिलता है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना 1918 में मिलता है। किसमें मिलता है? 1918 में मिलता है। देखिए, इसके अलावा जो छायावाद का परिष्कृत रूप है वो किसमें मिलता है? कि छायावाद का परिष्कृत यानी शुद्ध रूप, परिष्कृत का होता है शुद्ध रूप किसमें देखने को मिलता है? तो ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनकी रचना है एक आंसू, उसके अंदर देखने को मिलता है। तो शायद आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, या आप उतार लिया होगा। तो अपन आगे चलते हैं, मैं मिटा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले छायावाद का प्रवर्तक आपके जयशंकर प्रसाद, और शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक आपके मुकुटधर पांडे को माना। और छायावाद काल की
काल को खड़ी बोली का स्वर्ण काल कहा गया। और छायावाद का जो सबसे उज्जवल पक्ष है वह है मानवतावाद। और इसके अलावा छायावाद काल में नारी को जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी गई है वो अन्य किसी काल में नहीं दी गई है। और इसके अलावा इस काल की जो प्रमुख पत्रिका है वो है इंदु, जिसका टाइम है 1909 ईस्वी। और ये जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित करवाई गई है, काशी से प्रकाशित करवाई। और इसके अलावा छायावाद का जो प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना उनकी रचना है, जिसका टाइम है 1918 ईस्वी, उसमें देखने को मिलता है। क्योंकि 1918 इसका टाइम है और छायावाद का जो टाइम भी है 1918 से शुरू है, 1918 से 1936 तक। देखिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं छायावाद का परिष्कृत रूप और छायावाद की अंतिम रचना भी आपके जयशंकर प्रसाद की आ जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा और साथ के साथ आपको याद भी हो रहा होगा। ये छायावाद की भूमिका की एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, आपके एक एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए छायावाद का परिष्कृत रूप किसमें देखने को मिलता है, तो देखिए छायावाद का परिष्कृत रूप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। कौन सी है रचना, कौन सी है रचना? रचित आंसू। किसमें देखने को मिलता है, तो आंसू। ये आपके जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। इसमें आपके हैं छायावाद का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। इस आंसू का जो टाइम है रचना का, इसका टाइम है 1925 ईस्वी। क्या टाइम है? 1925 ईस्वी। इसमें आपकी छायावाद का परिष्कृत यानी शुद्ध रूप देखने को मिलता है। तो आपके क्वेश्चन बन सकता है कि छायावाद का परिष्कृत रूप या शुद्ध रूप किस रचना में मिलता है, तो आपके आंसर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू रचना है, जिसका टाइम है 1925 ईस्वी। उसमें छायावाद का परिष्कृत या शुद्ध रूप देखने को मिलता है। इसके अलावा छायावाद की अंतिम रचना भी कौन सी हो जाएगी? कामायनी 1935 ईस्वी। और छायावाद की अंतिम रचना भी यही है और जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना भी यही है। देखिए छायावाद की अंतिम रचना ये भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, जयशंकर प्रसाद की कामायनी। कामायनी ये एक छायावादी काव्य है, कामायनी, जिसका टाइम है 1935 ईस्वी। उधर छायावाद का काल भी देख लो आप, 1918 से स्टार्ट है, 1936 लास्ट टाइम है, तो इसका आ रहा है 1935। तो ये है छायावाद की अंतिम रचना। और इसके अलावा वो चीज़ मैं भूल गई कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग क्या है? छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? किसने किया? तो मुकुटधर पांडे ने किया। किसने किया? किसमें किया? तो एक पत्रिका है शारदा या श्री शारदा, शारदा या श्री शारदा, है ना, ये एक पत्रिका है, इसके अंदर किया था। तो छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने शारदा पत्रिका या श्री शारदा पत्रिका में किया। अब ये हो गई आपके जो है
छायावाद की सामान्य सी बात। और अब अपन बात करते हैं कि किस कवि ने क्या नाम दिया छायावाद को। तो आप क्या आ जाता है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने अनुयुक्ति नाम दिया इसको, अनुयुक्ति पद्धति। और नंद दुलारे वाजपेयी ने इसको नाम दिया है आध्यात्मिक छाया का बान। क्या नाम दिया है, आध्यात्मिक छाया का बान। किसने दिया, नंद दुलारे वाजपेयी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया अनुयुक्ति पद्धति। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया, उसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र ने क्या दिया, उसके अलावा मुकुटधर पांडे ने क्या दिया, और राम कुमार वर्मा ने क्या दिया। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, जो है महावीर प्रसाद ने क्या नाम दिया, महावीर प्रसाद ने। तो महावीर प्रसाद ने दिया अनुयुक्ति पद्धति। क्या नाम दिया, अनुयुक्ति पद्धति। ये छायावाद को नाम दिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए छायावाद को, है ना। और उसके बाद में आपके दिए नंद दुलारे वाजपेयी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या नाम दिया, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने नाम दिया है आध्यात्मिक छाया का बान। क्या नाम दिया, आध्यात्मिक छाया का बान। ये नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया है ना। इसके अलावा आप क्या जाते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या नाम दिया, तो डॉक्टर नगेंद्र ने नाम दिया है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। क्या दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। क्या नाम दिया है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये नाम किसने दिया, तो ये नाम आपके डॉक्टर नगेंद्र ने दिया, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, है ना। और इसके अलावा आप क्या जाएगा, मुकुटधर पांडे ने क्या नाम दिया, तो मुकुटधर पांडे ने नाम दिया कि परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ना ही क्या है, छायावाद कहलाया। तो मुकुटधर पांडे ने कहा, क्या कहा, मुकुटधर पांडे ने तो कहा, मुकुटधर पांडे ने तो सबसे पहले छायावाद का प्रयोग शारदा पत्रिका में किया। और इसके अलावा इन्होंने छायावाद को क्या कहा, तो इसके अलावा इन्होंने कहा रहस्यवाद। क्या कहा, रहस्यवाद। छायावाद को क्या कहा, रहस्यवाद। किसने कहा, मुकुटधर पांडे ने। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ना ही क्या कहलाता है, छायावाद। क्या कहा, परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ना ही छायावाद कहलाता है। ये लाइन डिट्टो ए टू जेड ऐसी ही दे सकता है कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ना ही छायावाद कहलाता है। निम्न पंक्ति किसकी है या निम्न कथन किसका है, तो आपके आंसर आ जाएगा राम कुमार वर्मा ने। और ये नाम दिया इन्होंने, अलग अलग विद्वानों ने छायावाद को नाम दिए। और इसके अलावा आपके जो आता है मेन इम्पोर्टेंट आपके आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया, तो शुक्ल ने इसको एक तो शैली वैचित्र्य कहा और एक कहा कि अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण। क्या कहा, शुक्ल ने, ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अभिव्यंजनावाद का विलायती अभिव्यंजनावाद का संस्करण। क्या कहा, संस्करण। और इसके अलावा इन्होंने नाम दिया शैली वैचित्र्य। क्या नाम दिया, शैली वैचित्र्य। ये आपके
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको नाम दिए शैली वैचित्र्य। और इसके अलावा इन्होंने मधुचर्या भी दिया और रहस्यवाद भी दिया। लेकिन रहस्यवाद अगर आ जाए तो आपको, अगर ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल मिले तो रामचंद्र शुक्ल कर देना, और अगर आपको मिले मुकुटधर पांडे तो मुकुटधर पांडे कर देना। और इसके अलावा इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, शैली वैचित्र्य नाम दे दिया, और अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण, और इसके अलावा इन्होंने नाम दिया मधुचर्या। क्या नाम दिया, मधुचर्या। देखिए ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट चीज। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप उतारना चाहो तो फटाफट से उतार लीजिए। मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ। देखिए छायावाद, छायावाद को जो है परिष्कृत रूप या शुद्ध रूप किसमें मिलता है, तो छायावाद का परिष्कृत रूप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू 1925 टाइम है इसका, इसमें इसका परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। और इसके अलावा छायावाद की जो अंतिम रचना है वह कौन सी है, तो वह भी छायावाद की अंतिम रचना जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, 1935 ईस्वी का टाइम है। और इसके अलावा छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, मुकुटधर पांडे ने किया। किसमें किया, तो श्री शारदा पत्रिका या शारदा पत्रिका में किया। और इसके अलावा अलग अलग विद्वानों ने इस काल को अलग अलग नाम दिए। जैसे देखें तो महावीर प्रसाद ने इसको अन्योक्ति पद्धति कहा, और नंद दुलारी वाजपेयी ने इसको आध्यात्मिक छाया का बान कहा, और डॉक्टर नगेंद्र ने इसको स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा, और मुकुटधर पांडे ने इसको रहस्यवाद कहा। इसके अलावा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ना और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ना ही छायावाद कहलाता है। क्या कहलाता है, छायावाद कहलाता है। और इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अभिव्यंजनावाद का क्या, अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा। और इसके अलावा इन्होंने कहा शैली वैचित्र्य, इसके अलावा कहा रहस्यवाद, और इसके अलावा कहा मधुचर्या। तो ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट चीज। और अब बात करते हैं इससे आगे, तो इसके आगे आप अपन पढ़ेंगे विशेषता। विशेषता पढ़ने से पहले अपन ने इसके 4 स्तंभ है इस काल के, वो देखेंगे। तो मैं मिटा देती हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए हर काल की भूमिका में एक में से एक क्वेश्चन तो एक ना एक क्वेश्चन तो बनता है। अगर आपके इन चीज़ों में से नहीं बनेगा तो आपके इसकी जो विशेषता है वो उनमें से चारों विशेषता कथन के रूप में दे देगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सी छायावाद की विशेषता है या छायावाद की विशेषता नहीं है। तो आपको मतलब या तो पूरा करके तैयार तो पूरा ही रहना है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। इसमें अपन कोई दोहराए वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है। इसमें मैं भी नहीं बता सकती कि आपको कहाँ से पूछेगा। बस अपने को तो पूरा मैटर तैयार रखना है, कहीं से भी पूछ ले तो भी अपन रिप्लाई दे सकते हैं। अब देखते हैं कि अब आप क्या आते हैं छायावाद के 4 स्तंभ। तो देखिए छायावाद के 4 स्तंभ है, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपकी बात करी ली अपन ने, जयशंकर प्रसाद, जिसको क्या कहा गया, ब्रह्मा कहा गया। उसके अलावा आपके आते हैं पंत, और उसके बाद सबसे पहले आते हैं आप जयशंकर प्रसाद, उसके बाद में आते हैं निराला, उसके बाद में आते हैं आपके पंत, और उसके बाद में आती है आपके महादेवी वर्मा। तो इन चारों को छायावाद के स्तंभ 4 स्तंभ कहा गया। तो सबसे पहले आते हैं आपके जयशंकर प्रसाद। देखो मैं हेडिंग लगा देती हूँ, छायावाद के 4 स्तंभ। छायावाद के 4 स्तंभ। 4 स्तंभों में आपके सबसे पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद। इम्पोर्टेंट कवि है आपके जयशंकर प्रसाद। इनको क्या कहा गया, तो इनको ब्रह्मा कहा गया। क्या कहा गया, इनको ब्रह्मा कहा गया। और दूसरे आते हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी। देखो इनका निराला जो है ना उपनाम है, ये निराला उपनाम है। आपको कई जगह निराला ही मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पूरा नाम देना संभव नहीं होता हर जगह। तो निराला भी मिल जाएंगे आपको,
तो इनको कहा गया महेश। क्या कहा गया? महेश। और एक आते हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गई, और तीसरे आते हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत। क्या आते हैं? सुमित्रा नंदन। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं, क्योंकि इन्होंने अरविंद दर्शन की रचनाएं भी लिखी, और इनको कहा जाता है विष्णु। क्या कहा जाता है? विष्णु। और एक आती है आपके कवियत्री आती है आपकी 4 नंबर, महादेवी वर्मा। कौन आती है? महादेवी वर्मा। इनको कहा गया शक्ति या दुर्गा, मतलब उल्टा कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दुर्गा या शक्ति कर लो, या शक्ति या दुर्गा। तो ये आते हैं आपके छायावाद के 4 स्तंभ, और छायावाद के 4 स्तंभ में आते हैं आपके एक तो वृत्तत्रयी, और एक आते हैं लघुत्रयी। वृत्तत्रयी के अंदर आपके ये 3 कवि आ जाएंगे वापस, और लघुत्रयी के अंदर आपके महादेवी वर्मा आ जाएंगे, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ऐसे मतलब जो है वर्मा उसमें लघुत्रय में आपके आ जाएंगे। तो देखिए लघुत्रय छायावाद के अंदर आपके 4 स्तंभ आ जाएंगे। जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा, तो सूर्यकांत त्रिपाठी को आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको आपके कहा जाता है महेश। तो आपके आ जाएंगे वृत्तत्रयी में आपके ये तीनों आ जाएंगे, और लघुत्रयी में आपके राम कुमार वर्मा आ जाएंगे, भगवती चरण वर्मा आ जाएंगे। सबसे पहले महादेवी वर्मा, वो नहीं हो तो राम कुमार नहीं हो तो भगवती चरण, ऐसे करके आपके उसमें लघुत्रयी में आ जाएंगे। देखिए अब क्या होता है कि लास्ट में जाके जो महादेवी वर्मा और ये सुमित्रा नंदन पंत, ये दोनों इस काल का विरोध करते हैं, और ये दोनों क्या कहते हैं इस काल के बारे में? तो महादेवी वर्मा इस काल के बारे में कहती हैं, इस काल को कहती हैं कि सूक्ष्म गतिशता का सौंदर्य का राग। क्या है? महादेवी वर्मा कहती है सूक्ष्म गतिशता का सौंदर्य राग। ये कौन कहती है? तो ये महादेवी वर्मा कहती है। किसके लिए कहती है? तो ये छायावाद काल के लिए कहती है। किसके लिए कहती है? छायावाद काल के लिए कहती है कि सूक्ष्मगत सत्ता के सौंदर्य का राग। कौन कहती है? महादेवी वर्मा। और इसके अलावा जो आपके हैं सुमित्रा नंदन पंत, वो कहते हैं मात्र अलंकृत संगीत काल। क्या कहते हैं? छायावाद को मात्र अलंकृत संगीत काल। क्या कहते हैं? मात्र अलंकृत संगीत काल। ये आपके कहते हैं महादेवी वर्मा कहती है सूक्ष्म सत्ता का सौंदर्य का राग, और आपके जो है सुमित्रा नंदन पंत इसको कहते हैं मात्र अलंकृत संगीत काल। और लास्ट में जाके महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत इस काल का विरोध करते हैं। और फिर क्या होता है? देखिए अब आपकी बात आती है, तो आपकी लघुत्रयी हो गई। लघुत्रयी में आपके आ जाएंगे महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। और आपके वृत्तत्रयी में आ जाएंगे ये तीनों कवि। और ये हो गए आपके 4 स्तंभ छायावाद के। तो अपन 4 स्तंभ ये आपके छायावाद काल के अंदर आपके ये 4 कवि आ जाएंगे, चारों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं आपके। और फिर अपन छायावाद के काल की भूमिका के बाद में अपन एक एक कवि को पढ़ेंगे। अब आते हैं आपके छायावाद काल की विशेषता या प्रवृत्तियां। तो 2-3 तो अपन ने पहले पढ़ ली कि इसमें मानवतावाद है, इसमें रहस्यवाद है, और इसमें क्या है? नारी को सम्मान और प्रतिष्ठा दी गई है। ये आपकी प्रवृत्ति और विशेषता एक ही बात है ना। तो अब आ जाएंगे आपके छायावाद काल की विशेषता। विशेषताएं या प्रवृत्तियां ना। ये आपके आ जाएंगे छायावाद काल की विशेषता, ये प्रवृत्तियां। तो सबसे पहले तो आपके आई जाएगी रहस्यवाद।
दूसरी आ जाएगी आपके अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद क्या आ जाएगी? अभिव्यंजनावाद। इसके अलावा आज के आपकी आ जाएगी प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में बहुत किया है इन कवियों ने। और इसके बाद में आपकी आ जाएगी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया इसमें, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग। और इसके बाद में आ जाएगी आपकी राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। क्या कही गई इसमें? तो इसमें राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति की गई। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। इसके अलावा आप क्या आ जाएगी? कल्पना काव्य की प्रधानता। क्या कही हो गई? छठवीं आ जाएगी आपकी कल्पना काव्यों की प्रधानता। ये आपके छठी इसकी जो है विशेषता आ जाएगी। अब 7 नंबर आ जाएगी आपके मुक्त छंद का प्रयोग। क्या आ जाएगी? 7 नंबर मुक्त छंद का प्रयोग। कौन से छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ? तो मुक्त छंद का इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ। और इसके अलावा आप क्या जाएगी? काव्य के विविध रूपों का प्रयोग। 7 नंबर लिख ली। अब 8 नंबर लिख लो, काव्य के विविध रूपों का प्रयोग। क्या आ जाएगी? काव्य के विविध रूपों का प्रयोग। इसके अलावा आ जाएगी मानवतावाद। 9 नंबर आ जाएगी आपके मानवता। क्या आ जाएगी? मानवतावाद। इसके अलावा आज के आपके आ जाएगी विरह वर्णन का चित्रण। क्या आ जाएगी? विरह वर्णन का चित्र। 10 नंबर आ जाएगी आपके विरह देखिए ये आपके विरह वर्णन का चित्र। क्या आ जाएगा? विरह वर्णन का चित्र। निराशावाद और चित्रात्मकता का रूप और प्रतीकात्मकता। निराशावाद 12 नंबर आ जाएगी प्रतीकात्मकता। और इसके अलावा आप क्या आ जाएगी? चित्रात्मकता का रूप। क्या आ जाएगी? 13 नंबर लिख लो, चित्रात्मकता का। ये हो गई आपके इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां। 13 नंबर ये हो गई। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके आ जाएगी विशेषता या प्रवृत्तियां। बात एक ही है, लेकिन आपके रहस्यवाद दे देगा, अभिव्यंजनावाद दे देगा, प्रकृति चित्रण दे देगा और एक अलग दे देगा, है ना। तो फिर पूछ सकता है कि छायावाद की निम्न में से कौन सी विशेषता है या कौन सी विशेषता नहीं है। तो आपके ऐसे क्वेश्चन इसकी बनने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो विशेषता में से बनता है। चाहे छायावाद ले लो, चाहे कोई सा भी काल ले लो, विशेषता या मूल प्रवृत्तियों में से एक क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसकी जो पहली मूल प्रवृत्ति है वो है रहस्यवाद, दूसरी अभिव्यंजनावाद, प्रकृति चित्रण, मानवीकरण अलंकार का सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग हुआ और इसमें राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। और इसके अलावा इसमें कल्पना काव्य की प्रधानता रही, कल्पना काव्य की प्रधानता। और इसमें मुक्त छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है ना। और इसके अलावा काव्य के विविध रूपों का, जैसे रस छंद अलंकार, है ना। और मानवतावाद तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया, क्योंकि छायावाद का जो उज्ज्वल पक्ष है वो कौन सा है? मानवतावाद। इसके अलावा इसमें विरह वर्णन का चित्रण किया गया, और इसके अलावा इसमें निराशावाद देखो, और इसके अलावा इसमें प्रतीकात्मकता, और इसके अलावा इसमें चित्रात्मकता का रूप। ये सब जो है ना विशेषता, ये जब अपन एक एक कवि पढ़ेंगे, जब उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, तो उस रचनाओं के माध्यम से स्पष्ट होती जाएगी। क्योंकि कामायनी है, कामायनी में किसकी रचना है, क्या है,
उसका जो वर्ण्य विषय है उससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें विरह वर्णन है, क्या दिया गया है और कौन से रस के रस का ज़्यादा प्रयोग हुआ, कौन से छंद का ज़्यादा प्रयोग हुआ। ऐसे आपके उसमें रचनाओं के अंदर ये आपके जो है विशेषता स्पष्ट होती जाएगी। तो ये होती है आपके छायावाद की भूमिका कंप्लीट होती है। और आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आंसर ज़रूर बनेगा। चाहे आप कोई सा भी साहित्य आपके किसी भी एग्ज़ाम में जुड़े हों, उसमें से आपके जो है छायावाद की भूमिका से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो मिलते हैं कल कवियों के साथ में। अब अपन ने पढ़ लिए 4 कवि, ये 4 स्तंभ है इसके छायावाद के, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत और महादेवी वर्मा। ये 4 कवि अपने को पढ़ने हैं। तो मिलते हैं कल जयशंकर प्रसाद के साथ में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।